राधे राधे फ्रेंड्स, आज से मैं स्टार्ट कर रही हूँ सीरीज़ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के यूपीपीसीएस। अब देखिए एग्ज़ाम जब होगा, लेकिन हमें तो अपनी तैयारी पूरी करनी ही है। और पीवाईक्यू का कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है ये कोई भी सीरियस स्टूडेंट जानता ही है। तो मैं क्या कर रही हूँ कि मैं 2023 से स्टार्ट कर रही हूँ और 2017 तक, क्योंकि उसके बाद पैटर्न चेंज हो गया था। ठीक है, सीक्वेंस में एक सब्जेक्ट को उठाएंगे और उस सब्जेक्ट से कैसे क्वेश्चंस आए हैं उसे हम कैसे एग्जामिन करते हैं कि हमें आगे आने वाले अगर क्वेश्चन वो रिपीट होता है कभी, तो हम उसे कैसे अपना प्रॉफिट ले सकते हैं। ठीक है, तो मैं जो सबसे पहले ये सब्जेक्ट जो मैंने उठाया है वो है ज्योग्राफी, जो मैं 2023 वाला सेट है, ये बी सीरीज़ का है। तो 2023 फिर 2022 ऐसे करके 2017 तक सिर्फ ज्योग्राफी सब्जेक्ट को लेंगे, फिर ऐसे ही हिस्ट्री या पॉलिटी या अदर सब्जेक्ट्स को लेंगे। तो हमें क्या होगा ना, एक सीक्वेंस से पता चल जाएगा कि किस सब्जेक्ट से किस कैटेगरी में क्वेश्चंस आ रहे हैं, हम उसी के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन को रख सकते हैं। आई होप इससे आपको मदद होगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। बी सीरीज़ में जो पहला क्वेश्चन था वो 37 नंबर पे है। वो क्वेश्चन था, निम्न में से यूक्रेन का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक केंद्र कौन सा है। तो जैसा हमें पता है यूक्रेन रसिया वॉर चल रहा था, उसी टाइम पे थोड़ा पीक पे था, तो हमें थोड़ा दिमाग में रखना पड़ेगा कि भाई जो करंट में चल रहा है वहाँ से कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो क्वेश्चन था कि यूक्रेन का कोयला उत्पादन का केंद्र कहाँ है। तो नॉनस्टॉप है, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन था, जिसको पता था उसका होगा, नहीं पता है तो फिर नहीं पता है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन था वो 38 पे था। क्वेश्चन ये था कि जो हमें स्टेटमेंट दे रखे हैं 4, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। इसका मतलब ये है कि 3 गलत होंगे और 1 सही होगा, हमें वो आइडेंटिफाई करना था। ठीक है, तो पहला ये कह रहा है महासागरीय लवणता कर्क और मकर रेखाओं पर अधिकतम होती है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि जो इसकी रेंज होती है ना, जैसे ये हमारा इक्वेटर है, तो वो 30 से 35 रेंज वाली जो लाइन होती है वहाँ पे महासागरीय लवणता अधिकतम होती है। ठीक है, तो ये जो अधिकतम होती है वो 30 से 35 डिग्री के आसपास होती है। अब वो अगला बोल रहा है कि अभी ये, लेकिन ये बोल रहा है कर्क रेखा और मकर रेखा पर अधिकतम होती है, तो कुछ कुछ हद तक हम इसे सही मान सकते हैं। अगला कह रहा है सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा एक सूद में हो तो लघु ज्वार की स्थिति आती है। अब देखिए, इसे मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। जैसे ये हमारे सूर्य देवता, इधर मून और इधर हमारी अर्थ। ठीक है, तो अर्थ पर मून और सन, तो एक इसकी ग्रेविटी, इसको आकर्षण लगेगा, एक इसका आकर्षण लगेगा, तो जो गुरुत्वाकर्षण है वो ज़्यादा हो जाएगा। जब गुरुत्वाकर्षण ज़्यादा हो जाएगा तो हाई टाइड आएगा, ना कि लो टाइड। ठीक है, अब इसमें ये बोल रखा है कि ये लघु ज्वार की स्थिति है, ये हाई टाइड की होती है क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मतलब ये जो स्टेटमेंट है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक वर्ड गलत मेंशन कर दिया, वो कर दिया लो टाइड, मतलब स्मॉल टाइड या लघु ज्वार, जो गलत है यहाँ पे हाई टाइड होना चाहिए। तो ये ऑप्शन तुम्हारा गलत हो गया। अब नेक्स्ट है बेगुला प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है। ठीक है, तो इसमें अगर हम देखें तो ये हमारा इस तरीके से, ये साउथ अफ्रीका है, तो ये इधर से जाती है जो जलधारा, उसे हम बोलते हैं बेगुला की जलधारा। ठीक है, अब क्योंकि ये नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है तो ठंडी जलधारा है, ये तो करेक्ट बात है कि ये जो इसने बोला है ठंडी जलधारा, ये करेक्ट बात है। ठीक है, ये बोल रहा है प्रशांत महासागर में। अगर आप मैप देखेंगे तो इधर हमारा हो गया साउथ अमेरिका और इधर हमारा हो गया अफ्रीका। तो ये जो एरिया होता है वो कौन सा होता है, वो हमारा प्रशांत महासागर नहीं होता, अटलांटिक सागर होता है। और क्योंकि ये इक्वेटर के साइड में आ रहा है तो ये हो गया साउथ अटलांटिक सागर। ठीक है, तो ये हमारा गलत हो गया। क्यों? क्योंकि ठंडी जलधारा है, ये तो सही बोल रहा है, लेकिन वो प्रशांत महासागर बोल रहा है, जबकि वहाँ पे क्या होना चाहिए, दक्षिणी अटलांटिक महासागर। तो देखिए ना, स्टेटमेंट सही देखे एक वर्ड को गलत दे रहा है, इससे पूरा का पूरा स्टेटमेंट गलत हो रहा है, तो ये दोनों तो गलत हो गए। अब आगे देखें, आगे बोल रहा है पृथ्वी पर प्रतिदिन ठीक 12 घंटे 30 मिनट बाद ज्वार आता है। तो ऐसा नहीं होता है। ये क्या होता है, ऐसे मैं समझाती हूँ। जैसे ये अर्थ है और अर्थ के चारों तरफ चंद्रमा चक्कर लगा रहा है, तो जब अर्थ रोटेट करेगी, जैसे अभी चंद्रमा इधर है, फिर वो रोटेट करके जब तक इधर आएगा तो अर्थ थोड़ा और घूम जाएगी, मतलब उससे थोड़ा सा और एक्सटेंड करके चलना पड़ेगा। जैसे इस वाले पॉइंट पे आता है, ये समझिए इस पॉइंट पे आता है, तो ये यहाँ वाला पॉइंट है। अब अर्थ घूम रही है और चंद्रमा भी घूम रहा है ऐसे करके। ठीक है, तो अर्थ चंद्रमा को दोबारा से इधर आना है। ठीक है, अब जब ये रोटेट करके इधर आएगा, जब तक अर्थ थोड़ा सा इधर घूम जाएगी तो मून को थोड़ा इधर जाना पड़ेगा। तो जो रोटेशन का टाइम होता है वो जो पूरा लगता है वो लगता है लगभग 24 घंटे 52 मिनट। ठीक है, लेकिन वो एक बार में एक इधर और एक इधर 2 बार क्रॉस करेगा ना, तो इसका हम हाफ़ कर देंगे, तो हाफ़ कर देंगे तो ये आ जाएगा 12 घंटे 26 मिनट। क्योंकि एग्जैक्ट तो थोड़ा सा कम होता है, तो इसे कभी कभी 25 मिनट भी ले लेते हैं, क्योंकि 50 के आसपास होता है। तो 12 घंटे 25 मिनट का टाइम होगा इसमें। जो इसमें कितना दे दिया, 12 घंटे तो दिया, लेकिन 30 मिनट दे दिया। तो देखना कितनी छोटी छोटी ये वर्ड्स को स्विच को चेंज कर दे रहे हैं, डेटा को चेंज कर दे रहे हैं, पूरा पूरा स्टेटमेंट। तो क्योंकि हमें पता है ये तीनों बिल्कुल ही गलत है, इसलिए हमारा आंसर कौन सा सही हो गया, 38।
आई होप क्लियर हो गया होगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो था 44 वाला, मतलब बी सेट में मैं बता रही हूँ। इसमें क्या था, एक भौगोलिक इकाई जो पानी को इकट्ठा करती है, भंडारण करती है एवं पानी छोड़ती है उसे कहते हैं। ठीक है, मतलब वो जोग्राफिकल, मैं सही बताऊँ तो इसका आंसर इंग्लिश से एकदम सही समझ में आ रहा है। जैसे जोग्राफिकल यूनिट, ये फ़ायदा होता है कि जब हमें हिंदी को समझ में ना आए तो इंग्लिश में स्विच मार लेना चाहिए, समझ में आ जाता है क्या कहना चाह रहा है। जोग्राफिकल यूनिट डेट कलेक्ट्स, स्टोर एंड रिलीज वाटर, मतलब कलेक्ट भी कर रहा है वाटर को, स्टोर भी कर रहा है, रिलीज भी कर रहा है। इसको हम क्या बोलते हैं, वेस्ट लैंड। वाटर रिजर्व तो नहीं बोलेंगे, वाटर रिजर्व क्योंकि वो एक्चुअल में भौगोलिक इकाई नेचुरल पूछना चाह रहा है। ठीक है, वाटर वेटलैंड और वाटर शेड, तो इसमें जो सही है वो यहाँ पे वाटर शेड है। ठीक है, चलो इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 47। ठीक है, अब 47 ये डिटेल में डीपली जाके क्वेश्चन पूछा था। अगर किसी के पास ज्योग्राफी ऑप्शनल होगा तो वो शायद डिटेल में पढ़ता होगा। क्वेश्चन था कि ये हमें सिद्धांत दे रखे हैं और इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। अब लेकिन अगर PYQ में क्वेश्चन आ गया और हमें नहीं बताया तो हमें फिर वो याद कर लेना चाहिए, अगर फ्यूचर में कभी आया तो हमारा फ़ायदा करेगा। ठीक है, तो इसमें पहला था उपयुक्त जनसंख्या सिद्धांत। ठीक है, तो ये जो दिया था वो दिया था एडविन कैनन ने। ठीक है, उपयुक्त जनसंख्या का सिद्धांत, सिद्धांत क्या कहता है, सिद्धांत कहता है वो जनसंख्या जिस पर प्रति व्यक्ति आय अधिकतम है। मतलब ये कहना चाह रहा है जितनी ज़्यादा जनसंख्या होगी उतनी ज़्यादा आय होगी। मीन्स अगर मैं साइंस के टर्म में इसे लिखना चाहूँ तो जनसंख्या इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आय। जितनी ज़्यादा जनसंख्या उतनी ज़्यादा आय। ये कहना चाह रहा है उपयुक्त जनसंख्या का सिद्धांत, जो किसने दिया था, कैनन ने दिया था। अगला है सामाजिक अपसमायोजन का सिद्धांत, जो किसने दिया था, वो दिया था जॉर्ज ने। ठीक है, आगे है जनसंख्या संक्रमण का सिद्धांत, जो किसने दिया था, थॉमसन ने। ठीक है, जनसंख्या खाद्यान्न आपूर्ति का सिद्धांत, जो किसने दिया था, माल्थस ने। ठीक है, समझ गए। अब इसको अगर हम इसमें ट्रिक बनाना चाहें तो उपयुक्त के लिए उपयुक्त है कौन, कैनन। सही है, उपयुक्त है कैनन। सामाजिक अपसमायोजन के लिए वेरी गुड, ट्रिक बन गया। तो उपयुक्त है कैनन, या फिर हम कैनन उपयुक्त हैं सामाजिक उपसमायोजन के लिए जॉर्ज के साथ। वेरी गुड, जॉर्ज के साथ, है ना, इसको हम एक साथ ले सकते हैं। कैनन उपयुक्त है, आप याद कर सकते हैं। कैनन उपयुक्त है सामाजिक समायोजन जॉर्ज के साथ। एक तो यही हो गया, दो और है, इनको भी याद कर लेते हैं। इसकी ट्रिक ऐसे बना सकते हैं, थॉमसन की संक्रमित जनसंख्या की खाद्यान्न आपूर्ति माल्थस ने की, या होगी ना ट्रिक। कैनन उपयुक्त है सामाजिक उपसमायोजन जॉर्ज के साथ, है ना, कैनन उपयुक्त हैं सामाजिक उपसमायोजन जॉर्ज के साथ। थॉमसन की संक्रमित जनसंख्या की खाद्यान्न आपूर्ति माल्थस ने की। हो गया, वेरी इजी, याद हो गया ना। अच्छा, ये क्या कहता है जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत, कि अगर गरीबी होगी, अशिक्षा होगी, जो आय है वो कम होगी तो जनसंख्या को बढ़ाएगी। ठीक है, वहीं अगर जनसंख्या एजुकेटेड होगी, आय ज़्यादा होगी तो जनसंख्या कम होगी। ठीक है, और ये क्या कहता है, ये तो इंपॉर्टेंट है, कई बार पढ़ा है, आता है ये वाला। तो जनसंख्या खाद्यान्न आपूर्ति का मतलब जिस रेशो में जनसंख्या बढ़ रही है उस रेशो में संसाधन नहीं बढ़ रहे हैं। ठीक है, मतलब खपत ज़्यादा हो रही है जनसंख्या के अकॉर्डिंग। ठीक है, आई होप ये ट्रिक से तो याद हो ही जाएगा, क्या कहते हैं, ये पता नहीं आएगा, बट ये आ जाएगा तो हमें ट्रिक से याद कर लेंगे। कौन, कैनन उपयुक्त है सामाजिक उपसमायोजन जॉर्ज के साथ। थॉमसन की संक्रमित जनसंख्या की खाद्यान्न आपूर्ति माल्थस ने की। ठीक है, ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें जो आया, ये तो मैपिंग वाला क्वेश्चन था। यहाँ पे था 49, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा मैक्सिको के बीच सीमा पर स्थित नदी है। ठीक है, तो ये मैप में देखना पड़ेगा, इसका आंसर है रियो ग्रांडे। तो इसलिए कहते हैं भाई ज्योग्राफी के लिए मैपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे क्वेश्चन आ जाता है। तो USA और मैक्सिको के बीच जो नदी है इधर नॉर्थ अमेरिका में, वो कौन सी है, रियो ग्रांडे। ठीक है, ये याद करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट है 50 पास रिलेटेड क्वेश्चन, और इसमें मैं आपको बनाने की कोशिश करती हूँ मैप से। जैसे जो इंडिया का ये वाला पार्ट है ऊपर, ठीक है, इधर पड़ता है अगिल पास। ठीक है, इधर पड़ता है अगिल दर्रा या पास, जो भी आप कहें। अब आप देखिए इसमें अगिल को दिखा रखा है किसमें, अरुणाचल में। तो यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश थोड़ी है, यहाँ पे क्या है, लद्दाख। ठीक है, इसमें पूछा था कौन सा सही समय देता है, तो गलत हो गया। अगिल कहाँ पे है, लद्दाख में। अब ये इधर देख रहे हैं मैप में, इधर से इधर साइड क्या है,
चीन है उसका तिब्बत वाला पार्ट है, तो ये क्या कर रहा है, चीन या फिर हम कहें तिब्बत, और मतलब जिसका तिब्बत वाला पार्ट है वो इंडिया वाली सीमा बनाता है, ठीक है। चाइना और इंडिया की सीमा बना रहा है कौन, अगिल धर रहा है, ये भी हम कह सकते हैं, ठीक है। तो बी ऑप्शन तो इसका गलत हो गया। इधर एक्चुअली में सक्षम घाटी है, सक्षम घाटी में पास है, ठीक है। अब ये तुम्हारा गलत हो गया। अब आगे देखो दीफू, दीफू इसमें लिखा रखा है लद्दाख में, जबकि दीफू लद्दाख में नहीं है। इधर सिक्किम करके इधर जो हमारा नॉर्थ ईस्ट एरिया है उसमें इधर पड़ता है हमारा अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो इधर ये पास पड़ता है कौन सा, दीफू, ठीक है। और इधर कौन सा देश है, ये है म्यांमार। तो ये इंडिया और म्यांमार का बॉर्डर बना, मतलब पास शेयर कर रहा है, किस किस के पीछे, इंडिया और म्यांमार। कौन है, दीफू। और देखो यहाँ पे दीफू के बारे में क्या दे रखा है, लद्दाख, तो एक दूसरे को उल्टे हो गए ना। अगिल कहाँ पे है, लद्दाख में है, और दीफू कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में, तो ये दोनों तो गलत हो गए। अब ज़रा देखते हैं माना और नीति, ठीक है। तो जो ये जो इधर वाला हिस्सा है ना, ऐसे करके जो इधर आता है, इधर पास पड़ता है, ये आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे कहीं पड़ता है माना पास, ठीक है। अब अगर इसमें देखें, माना दिखा रखा है हिमाचल प्रदेश, यहाँ पे हिमाचल थोड़ी है, तो ये तो गलत हो गया। माना कहाँ पड़ता है, माना पड़ता है हमारा, इधर क्या है हमारा उत्तराखंड, ठीक है। तो अगिल धर्रा कहाँ पे है, लद्दाख में, याद करना है। माना कहाँ पर है, उत्तराखंड में, याद करना है। दीफू कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में, याद करना है। अब सही कौन सा रहेगा, नीति, नीति भी कहाँ पर है, उत्तराखंड में। तो इस क्वेश्चन से हमने 4 याद कर लिए। नीति और माना पास कहाँ पे है, उत्तराखंड में। अगिल कहाँ पर है, लद्दाख में। और दीफू कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में। आई होप यहाँ पे क्या हो जाएगा। नेक्स्ट टेस्ट में मतलब मैं जो बी सीरीज़ है उसके क्वेश्चंस बता रही हूँ, ठीक है। 69 क्वेश्चन था, माउंटेन न्यूमन निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, याद होगा तो हम कर पाएंगे वरना नहीं। तो ये जो माउंट न्यूमन है ये मिलता है ऑस्ट्रेलिया में, और ऑस्ट्रेलिया में किसके लिए फेमस है, लौह अयस्क के लिए, ठीक है। माउंट न्यूमन ऑस्ट्रेलिया में लौह अयस्क के लिए फेमस है, ठीक है। लास्ट में क्विकली को रिवाइज कर देंगे हमने कितने क्वेश्चन तैयार किए, ठीक है, बहुत ज़रूरी होते हैं क्वेश्चन। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ये गंगा नदी से रिलेटेड है। गंगा नदी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, ठीक है। तो मैं उसको एक साथ, या इसको और उसको एक साथ ही करा दूँगी, ठीक है। या फिर पहले गंगा नदी वाले बता देती हूँ, ठीक है, दोनों को एक साथ करा देती हूँ। देखो, गंगा नदी वाला एक क्वेश्चन ये है, और वो गंगा यमुना दोनों वाला है, ठीक है। तो मैं, क्योंकि गंगा नदी इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बना के दिखा दे रही हूँ। गंगा नदी से क्वेश्चन था ये, अलकनंदा और भागीरथी नदी कहाँ के मिलती है, तो मिलती तो देवप्रयाग में, ठीक है। लेकिन कैसे इसका सिस्टम है, मैं एक और रिवर्स सिस्टम ही आपको समझा दे रही हूँ, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए। आई होप आपको विजिबल होगा। देखिए, यहाँ पे है भागीरथी खरक, ठीक है, और यहाँ पे है एक पहाड़ी सतोपंथ, ठीक है। यहाँ पे 2 पर्वत हैं, एक है भागीरथी खरक, एक है सतोपंथ। ये दोनों से नदियाँ आगे निकलती है, आगे निकलती है। अब जब ये दोनों मिल जाती है तब हम इसको क्या बोलते हैं, अलकनंदा, ठीक है। तो याद रखिएगा, भागीरथी खरक और सतोपंथ ग्लेशियर से यहाँ पे निकलती हैं नदी, जो आगे जाके मिलके क्या बनाती है, अलकनंदा। अब ये अलकनंदा नदी एंड तक बहती जाएगी, इसी में बहुत सारी नदी आके मिलती जाएंगी, ठीक है। मैंने ऐसे करके इसको बना दिया। अब यहाँ पे पड़ता है एक माना गाँव। माना गाँव इसलिए बता दें क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आ रखा है कि माना गाँव किस नदी के आसपास है, यहीं पे पड़ता है माना गाँव। अब जब आगे चलते हैं तो यहाँ पे पड़ते हैं 2 पर्वत, एक का नाम है नारायण और एक का नाम है नर, और यहीं पर है हमारा बद्रीनाथ धाम, ठीक है। देखिए, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, भागीरथी खरक और सतोपंथ दोनों ग्लेशियर से एक नदी निकलती हैं, दोनों मिलके एक नदी बना देती हैं, जिसे हम बोलते हैं अलकनंदा जी। अलकनंदा के पास एक माना गाँव है, यहीं पे 2 पर्वत हैं, एक का नाम है नर है, एक का नाम है नारायण, और यहाँ पे बद्रीनाथ धाम है, ठीक है। अब जब ये आगे चलती हैं तो इधर है एक नीति पास, ठीक है, यहाँ पे है एक नीति पास। नीति पास के पास एक ग्लेशियर है जिसका नाम है देववन ग्लेशियर, ठीक है। और यहीं पर है एक ताल, जिसे हम क्या बोलते हैं, वसुंधरा, वसुंधरा ताल। मैं रिपीट कर रही हूँ, मैंने कितना बता दिया, भागीरथी खरक और सतोपंथ ग्लेशियर से नदियाँ आके निकलती हैं, मिलके आपस में बना देती है अलकनंदा नदी। अलकनंदा नदी आगे माना गाँव के पास होकर निकलती है, तो यहाँ पे 2 पर्वत होते हैं, नर और नारायण, यहीं पे है बद्रीनाथ धाम। इधर मैंने बताया नीति पास है, नीति पास के पास एक देववन ग्लेशियर है, इसके पास से वसुंधरा ताल है। अब यहाँ से एक नदी आके इधर मिलती है, किसमें, अलकनंदा में। अब यहीं पे देखिए, अब इस नदी में यहाँ से एक नदी आके निकलती है, कहाँ से निकलती है, ये है यहाँ पे नंदा देवी ग्लेशियर, वही ना, एक नंदा देवी जी है वहीं के आसपास, नंदा देवी ग्लेशियर से एक नदी आके मिलती है, जिसे हम बोलते हैं ऋषि गंगा, ठीक है। अब जहाँ की मिलती है उसी के आसपास के क्षेत्र में है नंदा देवी नेशनल पार्क, ठीक है। अब ये जो नदी यहाँ से निकल रही थी इसे हम क्या बोल रहे थे, धौली गंगा, ठीक है। और धौली गंगा जहाँ की मिलती है वो क्या है, विष्णु प्रयाग। देखो,
नारायण धाम किसका है, विष्णु भगवान जी का है। बद्रीनाथ धाम विष्णु जी के लिए, तो यहाँ पे कौन सा प्रयाग बनेगा, विष्णु प्रयाग, सिंपल। फिर से रिपीट कर रही हूँ, भागीरथी खड़क और सतोपंथ ग्लेशियर से नदियाँ आके मिलती हैं, उसे हम बोलते हैं अलकनंदा। अलकनंदा माना गाँव के पास से गुजरती है। यहाँ पे नर और नारायण दो पर्वत है। यहीं पे पास में बद्रीनाथ धाम। बद्रीनाथ धाम आगे जाके धौली गंगा अलकनंदा में आके मिलती है। कहाँ पे, विष्णु प्रयाग पे। धौली गंगा में ऋषि गंगा के मिलती हैं। ऋषि गंगा कहाँ से निकलती है, नंदा देवी ग्लेशियर से। और जहाँ पे मिलती है वहाँ के आसपास का क्षेत्र है नंदा देवी नेशनल पार्क। जबकि धौली गंगा कहाँ से निकलनी होती है, नीति पास के पास एक ग्लेशियर है, देवन ग्लेशियर, और यहाँ पे वसुंधरा ताल। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और यहीं के आसपास है जोशी मठ, जो 1-2 साल पहले चर्चाओं में था, ठीक है। अब आगे आते हैं। फिर यहाँ पे है एक ग्लेशियर जिसे हम बोलते हैं होमकुंड ग्लेशियर, ठीक है। क्या बोलते हैं, होमकुंड ग्लेशियर। यहाँ से एक नदी आके में मिलती है, नदी का नाम है नंदाकिनी। अब नंदाकिनी नदी आके मिल रही है, तो यहाँ पे क्या बनाएंगे, नंद प्रयाग, ठीक है। पहले क्या बना था, विष्णु प्रयाग, विष्णु जी से। अब नंदाकिनी से क्या मिल गया, नंद प्रयाग। अब यहीं पे एक और ग्लेशियर है जिसे हम बोलते हैं पिंडार ग्लेशियर, ठीक है। अब पिंडार ग्लेशियर से फिर से एक नदी आके मिलती है, कौन सी नदी, पिंडार नदी। ये तो सिंपल है, पिंडार ग्लेशियर, पिंडार नदी। जहाँ पे आके मिलेंगी उसे हम क्या बोलेंगे, कर्ण प्रयाग, ठीक है। आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुई होगी, ठीक है। रिपीट कर दे रही हूँ, चलो मैं एक साथ ही कर दूँगी, बहुत लंबा हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 ग्लेशियर हैं, एक का नाम है चौराबारा और एक का नाम है केदार डोम, ठीक है। इनके बीच से एक नदी आके निकलती है जिसे हम क्या बोलते हैं, मंदाकिनी नदी, ठीक है। इधर कौन सी थी, नंदाकिनी, इधर कौन सी है, मंदाकिनी। अब क्योंकि यहाँ पे केदार डोम यहीं पर है, केदारनाथ धाम, ठीक है। इधर बद्रीनाथ धाम, इधर केदारनाथ धाम, ठीक है। अब यहाँ पे एक इनकी सहायक नदी है जिनका नाम है वासुकी गंगा, ठीक है। मैं पूरा इसलिए बता दूँ, पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन आ जाए, वासुकी गंगा। अब जहाँ पे आके मिलती हैं उन्हें हम बोलते हैं सोन प्रयाग। अब देखो हम लोग जनरली 5 प्रयाग पढ़ते हैं, ये तो पता नहीं आ भी जाता, हम समझ ही पाएंगे कहाँ से आ गया। पहला विष्णु प्रयाग, फिर नंद प्रयाग, विष्णु जी यहाँ से विष्णु प्रयाग, नंदाकिनी से नंद प्रयाग, एक है कर्ण प्रयाग, यहाँ पे बन गया सोन प्रयाग, लेकिन वो वाले प्रयाग नहीं है। अब जो यहाँ पे आके जो मिलती हैं उसे हम बोलते हैं रुद्र प्रयाग, ठीक है। यहीं पे है एक गुप्तकाशी, एक जगह है, और यहीं पे है ओखी मठ। क्वेश्चन आ जाए क्योंकि हम लोग जोशी मठ तो पढ़ते हैं, जोशी मठ कहाँ था, विष्णु प्रयाग पे। ओखी मठ कहाँ पे है, रुद्रप्रयाग में, ठीक है। इसे कैसे याद कर सकते हैं, भोले बाबा का एक नाम है ना, रौद्र रूप ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भोले बाबा का इधर नाम था रुद्रप्रयाग, ठीक है, समझ गए। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे है एक और ग्लेशियर जिसे हम बोलते हैं गंगोत्री ग्लेशियर, ठीक है, समझ गए। यहाँ पर एक पर्वत श्रेणी है जिसे हम क्या बोलते हैं, चौखंबा पर्वत श्रेणी, ठीक है। अब यहाँ पर है गौमुख, ये हमने बहुत नाम सुना है, गौमुख, ठीक है। यहीं से निकलती हैं कौन, भागीरथी, गंगा नहीं, भागीरथी। कौन सी नदी, भागीरथी, ठीक है। अब भागीरथी की यहाँ पर है एक जलप्रपात, वाटरफॉल, कौन सा, खीरी वाटरफॉल, ठीक है। अब यहाँ से इधर, अच्छा एक और है, यहाँ पे एक गंगा आके निकलती हैं, यहाँ पे कौन सी थी, वासुकी गंगा, यहाँ पे निकलती हैं केदार गंगा, ठीक है। देखो बच्चा, केदार धाम इधर है, लेकिन केदार गंगा कहाँ के मिल रही है, भागीरथी में, ठीक है। इधर आएंगे तो यहाँ पे कौन सा जलप्रपात, अब इधर है यहाँ पे उत्तरकाशी, ठीक है। ये कौन सी थी, गुप्तकाशी। मुझे लग रहा है वीडियो लंबी हो जाएगी, कोई नहीं, मैं इसकी क्वेश्चन ज्योग्राफी के 2 पार्ट में कर दूँगी, ठीक है। ओके, अब उत्तरकाशी इधर है, यहाँ पे एक नदी आके मिलती है भीलंगाना, ठीक है। और जहाँ की मिलती है उसके आसपास है टिहरी, एक शहर है, वहीं पे बना हुआ टिहरी बांध, मतलब टिहरी रेड क्वेश्चन आया तो यहाँ पे जहाँ पे भीलंगाना, ये क्वेश्चन आया हुआ है कि टिहरी बांध किस किस के मतलब कौन सी 2 नदियों के संगम पे मिलता है, भागीरथी और भीलंगाना, ठीक है। अब जो यहाँ पे ये भागीरथी जी मिलती हैं किसमें, अलकनंदा नदी में आके, वहाँ पे बनाती हैं देवप्रयाग। अब देवप्रयाग के बाद हमारी शुरू होती हैं गंगा जी, ठीक है। चलो मैं रिपीट कर दूँ, मैं इतना सारा किस लिए पकी। देखो, स्टार्ट किया हमने 2 ग्लेशियर से, सतोपंथ और भागीरथी, ठीक है। ये 2 ग्लेशियर थे। अब यहाँ से जब 2 नदियाँ आके मिलती हैं, इसे हम बोलते हैं अलकनंदा माना गाँव से पास होकर निकलती है। यहाँ पे निकलते हैं 2 पर्वत, पास में है नर और नारायण, और यहीं पे बद्रीनाथ धाम। अब यहाँ पे जो पहली नदी आके मिलती है, नीति पास के पास एक देवन ग्लेशियर है, उसके पास है वसुंधरा ताल। यहीं इसके पास में एक नंदा देवी पर्वत से निकलती है ऋषि गंगा, यहीं पर बनाती है नंदा देवी नेशनल पार्क। और ये ऋषि गंगा किसमें मिल जाती है, धौली गंगा में। धौली गंगा आके मिलती है किसमें, अलकनंदा में, तो बनाती है विष्णु प्रयाग, विष्णु, ठीक है। और यहीं पे है जोशी मठ, ठीक है। इसके
इसके नीचे यहाँ पे होमकुंड ग्लेशियर से निकलती है नंदाकिनी निकल बनाएगी नंदप्रयाग। पिंडार ग्लेशियर से निकलती है पिंडार गति, वो पिंडार नदी और बनाती है कर्णप्रयाग। ठीक है, इधर है चौराबाड़ा केदारनाथ 2 पर्वत श्रेणी है, यहाँ के बीच में से निकलती है मंदाकिनी नदी। यहाँ पर है केदारनाथ धाम। ठीक है, यहाँ पर वासुकी गंगा की मिलती हैं, बनाती हैं सोनप्रयाग। मंदाकिनी में जब वासुकी गंगा मिलती हैं तो बनाती हैं सोनप्रयाग। फिर यहीं पे है गुप्तकाशी, आगे है ऊखीमठ और मिलके क्या बनाती हैं रुद्रप्रयाग। भोले बाबा रौद्र रूप याद रख लेना। इधर है गंगोत्री ग्लेशियर, यहीं पर है गौमुख, यहाँ से निकलती है भागीरथी में एक गंगा केदार गंगा आगे मिलती हैं। फिर आगे यहाँ पर मिलता है जलखेदी जलप्रपात मिलता है। आगे आती है उत्तरकाशी, यहाँ गुप्तकाशी, यहाँ उत्तरकाशी। यहाँ पे फिर एक और नदी आके मिलती है वीरंगाना, वहाँ पर बनाती है टिहरी बांध। आगे जाके भागीरथी जी मिल जाती हैं अलकनंदा जी में। याद देखिए यहाँ से सिर्फ अलकनंदा नदी आ रही है। ठीक है, और ये कौन सी जगह मिलती है देवप्रयाग, और बनाती हैं गंगा जी। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन दिखाती हूँ। क्वेश्चन था निम्नलिखित में से किस स्थान पर अलकनंदा और भागीरथी आके मिलती हैं। ठीक है, तो देखो बच्चा, यहाँ पे भागीरथी जी आ रही थी, यहाँ पे अलकनंदा क्या बना है देवप्रयाग। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। हाँ, अभी मैं यहीं पे एंड करती हूँ, फिर नेक्स्ट पार्ट में इसका कंटिन्यू करूँगी क्योंकि बहुत लंबा हो गया वीडियो। ओके, आई होप आपको हेल्प हुई होगी। राधे राधे।